आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये आईसीएससी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को स्टडी करना होगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को स्टडी करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की पढ़ाई इसी एटम से आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि एटम से ही रेडियो एक्टिविटी जैसी प्रोसेस शुरू होती है। तो बेहतर है कि हम एक बार इसका रिवीजन करें और उसकी शुरुआत अब करते हैं। एटम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, शुरू में इसका मतलब था इंडिविजिबल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे नई नई डिस्कवरी हुई और ये पाया गया कि एटम इज डिविजिबल। एटम इज डिविजिबल, और डिविजिबल होने के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो समय जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे एटम को पाया गया कि ये डिविजिबल है, और ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली ई सिंबल से और ऊपर माइनस साइन बनाते हैं। इसका मतलब है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और प्रोटॉन को जनरली हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल एटम है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन को हम लोग n से दर्शाते हैं। अगर हम लोग इसके मास की बात करते हैं तो इसका मास 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg है। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह हमने ये देखा कि जो एटम इंडिविजिबल था, बाद में फर्दर डिवाइड हुआ और तीन फंडामेंटल पार्टिकल में ब्रेक हुआ। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की, तो इन एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर हमने सेंटर में न्यूक्लियस मानी, तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेंटर में यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहते हैं, जबकि इसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं, सन एंड प्लैनेट्स। जैसे प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते रहते हैं सन के, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, ये हर ऑर्बिट में होते हैं और इनकी संख्या भी निश्चित होती है। इसके लिए बोर, नील बोर और बुरी, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक लॉ दिया, जिसे हम 2n² लॉ नाम देते हैं, जो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो पहली ऑर्बिट में हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। n की वैल्यू 2 रखें तो दूसरी ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 3 में अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 3 इंटू 3 9 2 18, और 4 में हमें 32 एंड सो ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं।
यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में जो हो सकते हैं वो 2 होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा, इस स्ट्रक्चर से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझना चाहते हैं। तो पहला है उसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। पर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। लेकिन बात जब आती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में हम इसे कंसीडर नहीं करते, केवल इसे कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है ये एटम की काफी स्टेबल प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, इसलिए इसे अनस्टेबल माना जाता है। फिर दूसरा है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं, एक ही चीज है। और ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है, टोटल होता है, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है और एटॉमिक मास हमेशा कैपिटल ए से दर्शाया जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर जनरली जेड से दर्शाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग प्रॉपर्टीज में देखें तो एक और गुण पाया जाता है, वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass। यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसमें तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास तीनों का अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की संख्या उनमें डिफरेंट रहेगी, वो सेम नहीं होगी। अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो टिन जिसका सिंबल है SN हैज लार्जेस्ट आइसोटोप्स। टिन के पास सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं और वो लगभग 10 आइसोटोप्स है। इस आइसोटोप्स के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, आइसोबर्स। आइसोबर्स का मतलब है एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास but
डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग, हमारे पास है आर्गन, आर्गन 40 18 कॉमा, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम 40 ये 19 एटॉमिक नंबर, और इसी में जो तीसरा पेयर है 40 कैल्शियम 20। यानी कि हम देखें तो इनके एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखे जाते हैं, एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक मास इनका सेम है। इसी के साथ में एक और शब्द आता है आइसोटोन्स। अगर आइसोटोन्स की बात करें तो इट हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर जिनके इक्वल हों। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हो सकती हैं अगर हम लोग देखें तो, जैसे पोटेशियम 39 19 एंड कैल्शियम 40 20। पोटेशियम हमने दो जगह यूज किया, यहां पर 40 यूज किया, 39 यूज किया। ये आइसोटोप्स का मतलब ही है कि वो इसमें भी एग्जिस्ट होता है और इसमें भी एग्जिस्ट होता है। तो आइसोटोन्स को समझने के लिए हम लोग इनमें देखें तो 39 माइनस 19, तो 39 माइनस 19 तो ये हो गया 20 न्यूट्रॉन्स। और सिमिलरली अगर हम इसमें चेक करें तो 40 माइनस 20 तो ये भी हमें 20। तो दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए इसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत जो है उसका श्रेय आता है हमारे सर हेनरी बेरिक्विल को। सर हेनरी तो हेनरी बेरिक्विल, एक बार की बात है, ये घूमने निकले। इन्हें एक बहुत बढ़िया सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। ये इस पत्थर को लेके अपने लैब में इन्होंने रख दिया, लैब में, और इसे रैप करके इन फोटोग्राफिक प्लेट में इन्होंने इसको रैप करके मुड़ के रख दिया। तो फोटोग्राफिक प्लेट में उन्होंने देखा इट वॉज बैडली अफेक्टेड। यानी सर हेनरी बेरिक्विल एक बार घूमने निकले तो उन्हें रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर लगा। वो पत्थर उठा के ले आए, अपने लैब में लाकर उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट में उसे रैप करके रख दिया, फोल्ड करके रख दिया। और थोड़े दिनों बाद देखा तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो काफी बेकार हो चुकी थी, मतलब यूज करने लायक नहीं बची। इस आधार पे उन्हें लगा कि देयर मस्ट बी some rays which are emitted from the stone basically salt था, और इन रेस को उन्होंने नाम दिया बेरिक्विल रेज। These
rays called Barriquel rays। और इस तरह इसकी खोज हुई। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो ये पाया गया कि ये जो Barriquel rays थी दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। उनमें से इन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी दिखा, नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल रेज मिली। पॉजिटिवली चार्ज को बाद में जब स्टडी किया गया तो इन्हें नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा ALPHA अल्फा पार्टिकल। इनको इन्होंने नाम दिया बीटा पार्टिकल। और जो न्यूट्रल वाली थी उसको नाम दिया गामा रेज। इस तरह उन्होंने 3 प्रकार की रेज आगे जाके डिस्कवर हुई और इस प्रकार हम रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना के बारे में स्टडी किए। ये जो Barriquel रेज का एमिशन था एक्चुअल में यही रेडियो एक्टिविटी थी। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट जो है वो रेज एमिट करता है। ये एलिमेंट भी हो सकता है, तो ये रेज एमिट करता था और ये प्रोसेस को हमने आगे जाके नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। जो Barriquel रेज है उसी के आधार पर हमने रेडियो एक्टिविटी का नाम प्रपोज किया। अब इसको आगे देखते हैं। तो फिर जरूरत महसूस हुई कि हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कर लें। द सब्सटेंस which disintegrate or decay by the spontaneous emission of radiations are called radioactivity। radioactive substance and property is called radioactivity। अगर देखा जाए तो ये रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है, ऐसा क्या है, तो ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना मतलब जब न्यूक्लियस ब्रेक होती है ड्यू टू ब्रेक इन न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस ब्रेक करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब आप समझ सकते हैं, लगभग हमें we require few million electron volt energy तो ही हम न्यूक्लियस ब्रेक कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो फिनोमेना पढ़ते हैं वो सब केमिकल प्रोसेस है, तो उसमें केवल केमिकल चेंज है, उसमें
केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन इसमें चूंकि एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब होती है तो इसकी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाती है। और न्यूक्लियस जब ब्रेक होती है तो ब्रेक होने पर यह न्यूक्लियर फिनोमेना कहलाता है, और ब्रेक होने की स्थिति में इट एमिट्स अल्फा, बीटा एंड अल्फा, बीटा, अल्फा रेज और बीटा रेज एंड गामा रेज। यानी या तो अल्फा निकलेगी उसके साथ में गामा निकलेगी, या फिर बीटा निकलेगी तो उसके साथ में गामा निकलेगी। अल्फा और बीटा एक साथ कभी नहीं निकलते। अल्फा गामा लगातार निकलती रहती है, और फिर अल्फा और बीटा अपने अलग अलग तरीके से निकलते हैं। लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं है कि अल्फा अल्फा ही निकलता रहे या बीटा बीटा निकलता रहे या अल्टरनेट निकले, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये बेसिकली जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती है, दिस प्रोसेस appears for element above atomic number 82। 82 से ज्यादा जिसका भी एटॉमिक नंबर होता है ये प्रोसेस उसी में आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ large number of neutrons इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती है। द न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती है और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से रेडियो एक्टिविटी एमिट होती है। तो रेडियो एक्टिविटी क्यों एमिट होती है? क्योंकि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, 82 पे है लेड। लेड के बाद जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं, ये इनके पास न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाती है और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से रेडियो एक्टिविटी जैसी प्रोसेस एमर्ज होती है, उत्पन्न होती है या हमको प्राप्त होती है। ये तो हम लोगों ने समझा। अब एक बार हम लोग इस अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस इनको भी थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका एक कंपैरेटिव स्टडी। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा। तो हम अल्फा, बीटा और गामा के बीच में एक कंपैरिजन करना चाहेंगे ताकि ये आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, इनकी स्पीड को लेकर। स्पीड इसकी 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड का 1/10 ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ज की। इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है और इसका न्यूट्रल होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग न्यूट्रल को यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं तो मेन जो चीज है वो है इसकी पेंट्रेशन पावर, यानी भेजने की क्षमता। इसकी काफी लो होती है। अल्फा पार्टिकल एक पतले से पतले
कागज के टुकड़े जितने को भी ये पार नहीं कर सकता। आर पार जाना, भेदना, तो भेदने के लिए ये उससे ज्यादा नहीं। इसके कंपैरेटिव बीटा की थोड़ी हाई होती है, लेकिन गामा रेस की पेंट्रेशन हाईएस्ट होती है तीनों में। ये काफी यूजफुल है और ये आराम से 4-5 सेंटीमीटर तक को ये भेदने की क्षमता रखता है। फिर आती है आयोनाइजिंग पावर। अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत हैवी होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजिंग पावर हाईएस्ट होती है, इसकी मीडियम होती है और इसकी लीस्ट होती है। अगर हम इसकी सिंबल की बात करते हैं तो ये जनरली हीलियम से सिग्निफाई किया जाता है, जिसके पास 4 प्रोटॉन, जो एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा बी से ही रिप्रेजेंट होता है। इसमें एटॉमिक नंबर में -1 होता है, ये 0 होता है, और न्यूट्रॉन जो है जनरली न्यूट्रल होता है, इसलिए इसे N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कंपेयर किया है। अब हम ये देखें, अगर कोई एटम अल्फा, बीटा या गामा एमिट करता है तो अन्य एलिमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। चेंजेस विदिन द न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है जब वो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। विथ एमिशन ऑफ पहला अल्फा पार्टिकल। अगर कोई मान लेते हैं हम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास Z है और एटॉमिक नंबर A है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो इसका मास नंबर 4 कम हो जाता है और A जो है वो 2 नंबर से कम हो जाता है, और इस प्रकार ये अल्फा पार्टिकल को बाहर एमिट करता है, जो कि ये दिया हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल। लेकिन अगर इसी में हम लोग बात करते हैं कि अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता, अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता तो इस स्थिति में जो नया एलिमेंट बनता, मान लीजिए हम K मान लेते हैं, तो K में Z तो उतना ही रहता, लेकिन A जो है ये +1 बन जाता और साथ में हमारा बीटा पार्टिकल एमर्ज करता, जिसमें ये ऊपर 0 और नीचे -1 लगता। ये हमारा बीटा पार्टिकल है। लेकिन अगर हम इसी में गामा की बात करें तो गामा पार्टिकल जो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना ये न्यूक्लियस को, ना एटॉमिक नंबर को, ना एटॉमिक मास, किसी को भी कोई भी प्रभाव नहीं डालता। तो ये इन तीनों का कंपैरिजन था, खास तौर पे ये न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट था, न्यूमेरिकल्स के लिए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे ICSE में आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको आधार बना के स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक और चीज की, वो रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या है। रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे यूजेस है, पर हम ये देखें कि रेडियो एक्टिविटी किस में पाई जाती है, क्यों पाई जाती है। तो एलिमेंट with atomic number above 82 are radioactive in nature। इसके अलावा एलिमेंट
which has more neutron than proton। ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रोटॉन, वो हमारे रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। और इसलिए अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि वो अबाउ 82 ही हो। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं जैसे कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट में हम लोग देखें तो ये इसमें अगर हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं तो 60 - 27 मीन्स 33। तो इस तरह और भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनका न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो। अब इनके यूजेस क्या है? तो अगर हम लोग यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका यूज जो होता है वो आता है मेडिकल यूज। मेडिकल में अगर हम देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, खास तौर पे ये जो डेडली डिजीज है जैसे कैंसर, ल्यूकोमा, इनके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। और कोबाल्ट 60 आइसोटोप का इसमें कैंसर के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आयोडीन गायोटर में यूज करते हैं और डायग्नोसिस में यूज करते हैं। तो इनका यूज करते हैं। इसके अलावा रेडियो कार्डियोलॉजी में भी इसका यूज होता है। सोडियम क्लोराइड जो आर्टिफिशियल लैब में बनाया जाता है, तो मेडिकल में इसका यूज काफी होता है। इसके अलावा स्टरलाइजेशन ऑफ नीडल्स, जरूरी नहीं है नीडल्स हो, जितने भी मेडिकल यूज में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये सब स्टरलाइज्ड किए जाते हैं। इसके अलावा इसका यूज अगर हम देखें तो साइंटिफिकली भी काफी यूज होता है। साइंटिफिक यूज में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का यूज होता है। आपने सुना होगा कई चीजों की, जब हम लोग एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें ये हमारे लिए रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 आइसोटोप्स बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में इन प्लांट्स में टिश्यूज वगैरह की जांच करने के लिए इनका यूज करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल यूज देखें तो इंडस्ट्रियली इसको यूज करने के लिए हम लोग जनरली जो ग्लो साइन बोर्ड होते हैं उनमें यूज करते हैं। जो अंधेरे में भी चमकते हैं, ऐसे ग्लो साइन बोर्ड उनको बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बीटा रेडिएशंस का हम लोग यूज to control the thickness of paper।
इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये कई जगह यूज होता है और ये हमारे लिए काफी उपयोगी है। अगर हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग एक बात याद रखें कि इनका हार्मफुल इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड। इनकी बॉडी में स्किन कैंसर इन्हीं रेडिएशंस की वजह से हुआ था, जो रेडियोएक्टिव रेज हैं, तो इसलिए ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इनके हार्म्स को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म और तीसरा जेनेटिक्स। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म्स की बात करते हैं तो जैसे डायरिया, सोर थ्रोट, गले में सूजन, बालों का झड़ना, ये इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ल्यूकेमिया, कैंसर, ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और जेनेटिक्स में भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा करता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर इफेक्ट डीएनए इफेक्ट करने की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा करता है। इसी का एक प्रभाव जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन। अगर हम लोग देखें, बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब होता है ऐसे दे आर द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस to which we are exposed even in the absence of any source, any radioactive source. तो ये रेडियोएक्टिव सोर्स की अनुपस्थिति में भी ऐसा हो सकता है। और इसमें देखें तो कुछ इंटरनल सोर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो जैसे K40 आइसोटोप है, कार्बन 14, रेडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो जनरली यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल की बात करें तो बेसिकली रेडॉन, तो इसलिए हम लोग सेफ्टी मस्ट, तो हम लोगों को इन हार्मफुल रेज से हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और वो है हमारा बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियस टूटती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि बेसिकली जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकम्पोज होता है तो उस स्थिति में न्यूक्लियर एनर्जी एमिट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ठीक हम लोग जनरली एक रिलेशन यूज करते हैं, आइंस्टीन का रिलेशन, जिसे हम एनर्जी मास रिलेशन भी कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है ये बेसिकली डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है और डेल्टा एम जो है इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह देखा कि एनर्जी जो ऑब्टेन होती है इसे हम जनरली जूल में मेजर करते हैं। जूल में मेजर करने की वजह से तो हम लोगों ने ये देखा कि एक नॉर्मली 1 kg मास के लिए E इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा एम की वैल्यू अगर हम m ले लें तो ये हो जाएगी 3 इंटू 10 का पावर 8 का स्क्वायर। और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9 इंटू 10 का पावर 16 जूल होगी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी ये ज़्यादा होती है। अगर हम इसी को देखें तो उसकी एक छोटी यूनिट भी है, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU जो है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये एक छोटा सा रिलेशन है जो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग मास डिफेक्ट को स्टडी करते हैं। अब अगर हम लोग इसी की बात करें तो न्यूक्लियर प्रोसेस बेसिकली 2 भागों में बांटा गया। न्यूक्लियर प्रोसेस 2 भागों में बांटा गया। न्यूक्लियर प्रोसेस पहला है हमारा फ्यूजन और दूसरा है फीजन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, फीजन। फ्यूजन करने का मतलब है ब्रेक करना, और दूसरा हमारा फ्यूजन, यानी कंबाइन होना। ब्रेक होने में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होती है और 2 लाइट न्यूक्लियाई में टूट जाती है। और जनरली ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इसके लिए हम लोग हैवी न्यूक्लियाई को बम्बार्ड कराते हैं बाय न्यूट्रॉन। इसकी एक इक्वेशन देखते हैं, 235U92 प्लस 10 N 144
अगर एक हैवी न्यूक्लियाई को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया जाए तो उस स्थिति में ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है। और साथ में ये न्यूट्रॉन एमिट करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब ब्रेक होना। तो एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो 2 में ब्रेक हो गई और एक न्यूट्रॉन से हमें 3 न्यूट्रॉन मिले। इसी तरह ये प्रोसेस लगातार रहती है, एक चेन रिएक्शन बनता रहता है और न्यूक्लियस टूटती जाती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती रहती है। अगर हम इसी को आगे पढ़ें तो इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रोसेस है। इसके यूजेस भी हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो इसका यूजेस एक तो है हम यूज फॉर न्यूक्लियर बम, इसके अलावा इसका यूज जो है वो टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के काम भी आता है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक यूजफुल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग इसी में देखें, न्यूक्लियर फ्यूजन की जगह अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड होती हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाती हैं। और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करती हैं। अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन तो 2 लाइट न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियाई देती हैं और एनर्जी लिबरेट करती हैं। ये जो एनर्जी है ये भी काफ़ी मात्रा में होती है, ये भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और इसके यूजेस भी हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन बनाने में यूज करते हैं और जो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है ये जनरली कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर हम इसी में देखें डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में
neutrons are bombarded with heavy nucleus. जबकि इसमें लाइट न्यूक्लियाई at very high temperature and pressure ये प्रोसेस अक्कर होती है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो वन फ्यूजन प्रोड्यूस 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो इट प्रोड्यूसेस 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अगर हम लोग देखें तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, इज फाउंड इन नेचर। और ये फाउंड इन अबंडेंस। अगर हम लोग इसी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर बम जो है ये अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन बम, इसमें न्यूक्लियर बम होता है। ये हाइड्रोजन बम इज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और ये हमारे लिए काफ़ी सरल चैप्टर है। आई थिंक ये आपको चैप्टर थोड़ा सरल लगेगा। अब तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और सरल बनाने के लिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह या लास्ट कुछ ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करें ताकि हम और इसको सरल बना के और याद रखने में, ध्यान रखने में आसानी रहे। थैंक यू।